नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सार संग्रह। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस सार संग्रह में हर एक टॉपिक से यहाँ फैक्ट जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। ये ऐसे फैक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम लोग हर एक एग्जाम में ऐसे फैक्ट देखते हैं। ठीक है, तो हमें ये फैक्ट को याद कर यहाँ से इजी वे में हम लोग याद करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जिससे कि हम लोग रिलेट कर सकें और हमें याद रहे, एग्जाम में अपना बेस्ट दे सकें हर एक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और यहाँ हम लोग जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी से दिसंबर तक हम लोग एक एक करके सारे सार संग्रह को डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास एवं सांस्कृतिक। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। ठीक है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी का, ठीक है, स्त्रियों का, यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्त्रियों का प्रवेश कब था, वैशाली में, जो फर्स्ट टाइम बौद्ध संगीति द्वारा दिया गया था। सौत्रात्रिक किस धर्म का संप्रदाय था, तो बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म के बारे में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ दो क्वेश्चन आ चुका है। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बौद्ध संगति जो है, बौद्ध संगत का अगर हम लोग देखें तो इसमें 4 काउंसिल हुआ था, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन में। ठीक है, चंद्रगुप्त का हम लोग देखते हैं तो चंद्रगुप्त जो था ये एक ऐसा शासक था जिसने ये कॉपर कॉइन इशू किया था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा शासक, पहला शासक है जिसने कॉपर कॉइन स्टार्ट किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जैन सभा कब हुई थी, तो जो सेकंड जैन काउंसिल था वो आपको 512 में हुआ था और ये सभा हुई थी आपको बल्लभी में। बल्लभी कहाँ है, गुजरात में। किस सुल्तान ने एकता व्यवस्था, तो इल्तुतमिश ने। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, उनका मूल नाम है पृथ्वीराज। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो है राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं, पृथ्वीराज है, और पृथ्वीराज कौन से है, ये तृतीय है। तराइन का युद्ध जो है वो 2 बार हुआ था, 1191 और 1192। ठीक है, तराइन का 2 युद्ध हुआ था, दोनों में पृथ्वीराज चौहान ने लड़ा था। एक युद्ध में वो जीत गए थे और जो तराइन का दूसरा युद्ध था उस टाइम ये हार गए थे। उसके बाद ही मुगलों का आगमन हो गया था भारत में। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम में। इतिहास के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है इसे हम लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य दीपक के किस राज्य के बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो अवंती। ठीक है, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है, तो तीवर। अशोक के बारे में हमने पढ़ा है कि अशोक जो है अपने बच्चों को उसने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अब लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आती है फैक्ट, और जब आप ये फैक्ट याद करोगे तो उसके थोड़े से एक्सप्लेनेशन भी आप देखना, जिससे कि आप रिलेट कर पाओगे और आपको याद रहेगा। 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। 1927 में भारतीय रियासतों और अंग्रेज सरकार के स्तंभों के पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो बटलर समिति का। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बटलर समिति किससे रिलेटेड है, तो ये भारतीय रियासतों और अंग्रेज सरकार के संबंध में पूर्ण परीक्षण तथा परिभाषित किए जाने गए उसके इससे रिलेटेड है। 1857 में लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना जगाने और उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने के लिए बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। इसके स्थापक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, तो 1930 में, और इसका एग्जैक्ट डेट हम लोग बात करें तो 5 मार्च। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था आपको गांधी और इरविन के साथ हुआ था। इरविन क्या थे, वायसराय थे 1929 में। महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित जाकिर हुसैन समिति ने 1937 में
मूल शिक्षा की वार्धा योजना प्रस्तुत की। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत था हस्त उत्पादन कार्य। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किया गया। कौन से पुस्तक से इंस्पायर थे? तो अनटू द लास्ट। अनटू द लास्ट, ठीक। महात्मा गांधी एंड हिज मिथ, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप हमेशा एग्जाम में देखोगे। साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में, ठीक है। और साइमन कमीशन में क्या था कि इसमें ये आया था कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के लिए आया था कि संविधान जो बनाया जा रहे थे उसके लिए। इसमें साइमन कमीशन में बोला गया था कि इसमें जब साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होगा तो इसमें एक इंडियन जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर एक भी इंडियंस को नहीं लिया गया था, जिसके कारण साइमन का विरोध किया गया। साइमन का जब विरोध हुआ तो उसमें हम लोग देखते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उस टाइम विरोध के कारण लाठीचार्ज हुआ और एक्सीडेंटली उनकी मृत्यु हो गई उस टाइम, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन जो था ये आपका इस वजह से विरोध हुआ था। अब हमें ये फैक्ट याद रहेगा। भगत सिंह, बीके दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बीपीएससी ने इस पर पूछा है ये कि भगत सिंह के साथ कौन थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त थे, ठीक है। ये कब हुआ था घटना? तो 8 अप्रैल 1929 को, और ये क्या था? जन सुरक्षा विधेयक था, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया गया और ब्रिटिश सांसद ने पारित किया। कब किया पारित? 18 जुलाई 1947। आप ये जो डेट देख रहे हो, ये डेट, ये सारे जो ऐसे फैक्ट है ये एग्जाम में आ चुके हैं और हमारे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उसमें जरूर ये फैक्ट आएंगे, इसलिए ये यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति की, राष्ट्रपति का वो आप देखो, और लोकसभा राज्यसभा का एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा के लिए आपको 25 चाहिए और राज्यसभा के लिए आपको 30 चाहिए एज। भारत के संविधान में सरदार स्वयं समिति की सिफारिश के बाद जोड़े गए थे। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो संविधान जब बना था तो उस टाइम ये नहीं था, तो इसे जोड़ा गया था सरदार स्वयं समिति के द्वारा। भारतीय संचित निधि में से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है? तो केवल संसद का, ठीक है, केवल संसद। ये भी टर्म क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ओनली लगा के काफी कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, तो आप ये याद कर लो कि यहाँ केवल अगर दिया गया है तो ये सेंटेंस सही है। मोस्टली ऐसे सेंटेंस गलत होते हैं जब भी केवल हो तो। संविधान के भाग 9 के अनुसार पंचायतें किन प्रदेशों में लागू नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी हुआ था, तो इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पर पंचायत सिस्टम पंचायती नहीं है। तो आप देख लो, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और आदिवासी क्षेत्र, मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र, ये ऐसे एरिया है जहाँ पर आपको पंचायत नहीं है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को हाथ में लेता है। ऐसा भारत में कितनी बार हुआ है? जब राष्ट्रपति नहीं होते और उपराष्ट्रपति नहीं होते तो इस कंडीशन में हमारे सीजेआई वो परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे एक ही मात्र अभी तक के सीजेआई है, वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला कारवाग, जो ये कब थे? 1969 में। और एक बात और, यहाँ पे जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं हो और किसी को अपना रिजाइन लेटर देना हो तो वो सीधा अपने सीनियर मोस्ट को देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस मतदान करने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होते हैं? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन से जो है वो भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा,
केंद्र शासित राज्यों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य, ठीक है, चुने गए सदस्य, क्योंकि राज्यसभा में कुछ सदस्य को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो सदस्य जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक बेंच के डोमेन के भीतर आती है। बेंच में कितने सदस्य होने चाहिए? तो बेंच में आपको 5 सदस्य होने चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। अंग्रेजी का भी अधिकारी कार्यों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। यह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद आपको 343(1) में इस बारे में बताया गया है। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो हमारे 8 शेड्यूल में उसे नहीं जोड़ा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 संबंधित है। ये किससे रिलेटेड है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकता? जब वो राज्यसभा का मेंबर हो, तब वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब हम लोग डिस्कस करेंगे भारत और इस विश्व का भूगोल। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम तट पर, ठीक है। ये आपको ज्योग्राफी जो है यहाँ पे इसी तरह के फैक्ट आपको पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट होता है। तो जब आप ये याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप एटलीस्ट एक बार मैप जरूर देखना कि ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिम एरिया में डार्लिंग श्रृंखला कहाँ है। गारो पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय में है। भूत जलोकिया नामक मिर्च, ठीक है, ये कौन से राज्य में मुख्य रूप से उगाई जाती है? तो ये आपको असम में उगाया जाता है। ये काफ़ी तीखी मिर्ची होती है। न्यूमोर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन 2 पड़ोसी देशों ने अपना अधिकार जताया था? तो ये है भारत और बांग्लादेश ने। अगुलहास महासागरीय धारा, ठीक है, ये कौन से महासागर में लोग देखेंगे? तो हिंद महासागर में। सौरमंडल के बड़े उपग्रह में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? ठीक है, टाइटन जो है ये किसका उपग्रह है? तो ये शनि का उपग्रह है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था सबसे पहले। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। तो आप देखिए कि 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है वो शनि से है। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा व ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो यूरेनस, ठीक है। अरुण जो है एक ऐसा ग्रह है जो लेटा व ग्रह के नाम से जाना जाता है। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपको पर्यावरण से रिलेटेड। यहाँ पे भी कुछ कुछ ऐसे जो फैक्ट होंगे जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आप उसे याद कर लेना। पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो वो बनने वाली आकृति जो होगी वो पिरामिड होगी, ठीक है, पिरामिड होगी। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों की किस श्रेणी में रखा गया है? तो मेगा डाइवर्सिटी में रखा गया है। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो तथ्य स्थल कहते हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर किस क्षेत्र में संगठन है? तो जीव संरक्षण में, ठीक है। निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग सौमेघ जाति। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थित से क्या होता है? तो परावैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता मिलती है। ये अल्ट्रावायलेट रेज ऐसा होता है कि अगर वहाँ पर ओजोन लेयर हट जाए तो क्या होगा कि उससे हमें स्किन कैंसर हो सकता है, हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है। तो ये ओजोन लेयर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए और ये प्रेजेंट आपको होता है स्ट्रेटोस्फेयर में।
काली वैली झील अवस्थित है तमिलनाडु में। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है गोवा में। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने की वाली पुस्तक कौन सी है? तो रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक ऐसी है जहाँ पर जो भी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही है, गायब हो रही है, उन्हें यहाँ मेंशन कर दिया जाता है जिससे कि उन्हें प्रिजर्व कर सके। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन। स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसा ये इन्फ्लेशन है, इस टाइम में क्या होता है कि मंदी के साथ मुद्रास्फीति भी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपको रुक जाती है, यहाँ हाई एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और हाई इन्फ्लेशन भी होता है जिससे कि महंगाई भी बढ़ जाती है। किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है वो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। किस आयोग ने सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा दी है? ठीक है, तो सतत विकास की सर्वोत्तम परिभाषा किसने दिया है? तो ब्रटलैंड आयोग ने दिया है। कब? 1987 में अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास हेतु अपनाए गए संकलन में 15 वर्ष के लिए कुल कितने लक्ष्यों का प्राप्त करने का निर्धारण है? तो 17। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो 17 है और उसे हमें वो पूरा करना है जो कितना है? 17 है। और कब तक कर लेना है हमें, इसका भी हम लोग आगे देखेंगे। हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत के निम्नलिखित मूल्य सूचकांकों में से कौन सा माना जाता है? तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये हेडलाइन मुद्रास्फीति को मापने के लिए ये हम लोग यूज करते हैं। अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताजा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे कहाँ रखा जाएगा? तो इसे रखा जाएगा आपको घाटा वित्त पोषण में इसे रखा जाएगा। मुद्रा का अवमूल्य भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। 2000 हम लोग ये डेटा देख रहे हैं 2021-22, लेकिन अभी जो एग्जाम होगा उसमें आपको पूछा जाएगा 2022 से 2023। आप इसको 2022-23 कर दो और यहाँ पर आपको आ जाएगा 6.4, ठीक है, और ये हो जाएगा ठीक। तो 2022 से 23 के बजट में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जो है कितना अनुमानित किया गया है? 6.4। राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा ऐसा घाटा है जहां पे हम लोग डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, जितना रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग उसको माइनस करके और राजकोषीय घाटा निकालते हैं। भारत में वित्तीय स्थिरता मंच की स्थापना कब की गई थी? तो 1999 में। मानव गरीबी सूचकांक के अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा किस वर्ष परिस्थापित कर दिया? तो ये 2010 के द्वारा जो है ये स्थापित हुआ। आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में देखा होगा। जब आप मॉक लगाओगे तो आप देखोगे ऐसे फैक्ट को और एग्जाम दोगे तो डेफिनेटली वहाँ तो दिखेगा ही। ये सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं इस पर। वायुमंडल की ऊपरी परत ओजोन मंडल द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो पराबैंगनी। पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव का ऊर्जा में परिवर्तन।
कौन से विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा विटामिन है कि जो आपका रक्त जो है वो जम जाता है। हींग प्राप्त की जाती है तो फेरुला पौधों से। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है तो रेडियो फास्फोरस। कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो प्राकृतिक गैस। औद्योगिक बहिर्वाह द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सी अपरतन को उपयोग पाया गया है? तो जलकुंभी। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काया। अच्छा, जब अब यहाँ यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगी? जब आप किसी पत्थर को उठाते हो या फिर उसे लुढ़काते हो, तो आपको लुढ़काने में क्या होगा कि आपकी एनर्जी कम लगेगी। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी। हम लोग खेल कूद पे देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू कहाँ से है? तो ये मणिपुर से है। बॉली स्मैश सर्विस शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो लॉन टेनिस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो पियरे डी कोबार्टिन को। टोक्यो ओलंपिक 2020 शुभांकर क्या था? तो मीराबाई टोबा। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट, ये किसकी जीवनी है? तो पुलेला गोपीचंद्र की। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से रिलेटेड है? तो टेबल टेनिस से। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो चुनौतियों का। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 होते हैं। पोलो खेल में प्रत्येक पक्ष के खिलाड़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए पोलो में? तो 4। किस ओलंपिक खेल में पहली बार ओलंपिक शपथ ली गई थी? तो कब ली गई थी? तो 1920 में। तो ये जितने भी फैक्ट हमने यहाँ डिस्कस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग एक एक करके हर मंथ का डिस्कस करेंगे और आप इस सेशन के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हम लोग आपका इसी तरह से आप लोग का रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू।